ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने इस पर तब रिएक्ट किया था जब ये वीडियो पहली बार आया था, लेकिन वो बहुत छोटा सा हिस्सा था। तो किसी ने मुझे इस वीडियो का लंबा वर्जन भेजा है, जो कि एक बेहतरीन मास्टर क्लास है। मैंने सोचा कि इस पर रिएक्ट करूंगा। ये डगलस मरे हैं, जो कतर में इस्लाम का बचाव करने वाले एक शख्स से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो लगभग 3-4 महीने पहले कतर गए थे। चलिए सुनते हैं। क्या इसमें ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है डगलस? क्या आपको लगता है पश्चिम में इस्लाम या अलग चीज़ों का डर है? नहीं। मेरा मतलब है, मैं जिस समाज से हूं वो धरती के सबसे विविध और बहुलतावादी समाजों में है। ब्रिटेन में जितनी विविधता पृष्ठभूमि, जाति और भाषा में है, उतनी कहीं नहीं। इसी वजह से एक बार फिर अगर मैं आपके इस तर्क का विरोध करूं कि ये समाज पक्षपाती हैं और दूसरों का स्वागत नहीं करते, इस मंच के सबूत दिखाते हैं कि ब्रिटेन ऐसा नहीं है। जब आपने कहा कि विकासशील दुनिया के लोग विकसित दुनिया में नहीं जा सकते, तो आप शायद भूल गईं कि विकसित दुनिया के लोग बिना इजाज़त विकासशील दुनिया में चले गए थे। नहीं, मुझे पता नहीं। मुझे ये तर्क समझ नहीं आता। माफ कीजिए, बीच में बोल रहा हूं, पर मुझे याद है डगलस ने कैसे जवाब दिया था। लेकिन ये लोग नहीं समझते। हर देश, हर संस्कृति बाहर की ओर गई। ठीक है, मंगोलों ने भी ऐसा किया था, तातारों ने भी ऐसा किया था, ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने ऐसा किया था। यहूदियों और हिंदुओं ने ये नहीं किया। अशोक के समय हिंदुओं ने भी ऐसा किया था। बौद्धों ने शायद इतना नहीं किया, लेकिन कुछ संस्कृतियों ने किया। लेकिन उससे पहले अगर आप प्राचीन दुनिया में जाएं, तो मिस्रवासियों ने ऐसा किया, कार्थेजवासियों ने किया, रोमनों ने किया, यूनानियों ने किया, फारसियों ने किया। हर कोई करता है। तो आपको इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो आप ब्रिटिश लोगों के जबरदस्ती दूसरे देशों पर कब्जा करने की तुलना उन लोगों से नहीं कर सकते जो ब्रिटिश वाणिज्य दूतावासों के सामने जाकर कहते हैं, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। ये स्वैच्छिक है। यूके अगर इन्हें आने देता है तो ये जबरदस्ती नहीं आ रहे। कुछ लोग अभी इस प्रवासी संकट का हवाला दे सकते हैं, लेकिन वह भी स्वैच्छिक है, इसलिए उसे किसी भी समय रोका जा सकता है। और इसीलिए हम इसे रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को क्यों ला रहे हैं जो आपसे नफरत करते हैं? लेकिन जिन देशों को उपनिवेश बनाया गया था, वो स्वेच्छा से नहीं था। उन्हें इसलिए जीता गया क्योंकि उन्होंने विज्ञान, शिक्षा, तकनीक और अपनी सेनाओं में निवेश नहीं किया। वे हार गए। माफ कीजिए, इंसानियत हमेशा ऐसे ही रही है। तो ये बराबरी की बात नहीं है। मैं ये बात उस मुस्लिम को हमेशा कहते हुए सुनता हूँ। हम यहाँ आए, हमने यूके को फिर से बनाया, हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को बनाया, जो कि पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि 1970 और 80 के दशक में उनकी आबादी 1% से भी कम थी। क्या आप कह रहे हैं कि 1% से कम, बल्कि 0.5% से भी कम आबादी ने पूरा देश बनाया? नहीं, ये झूठ है। ये सिर्फ उनके लिए इसे सही ठहराने का तरीका है। लेकिन अब जब हम उन्हें कहते हैं, अरे वापस जाओ, जानते हो पश्चिम ने तुम्हें अपने समाज में शामिल करने, तुम्हारा स्वागत करने, तुम्हें गले लगाने और तुम्हें बराबरी की जगह देने की कोशिश की, तुम्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने दिया, लेकिन तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम उस देश के प्रति वफादार नहीं हो जहां तुम आए हो, तो तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो वे क्या कहते हैं? हम वापस नहीं हैं। क्या तुम वापस गए? असल में उन्होंने किया था। ब्रिटेन के लोग अपने पैतृक देशों से निकले थे, लेकिन वे वहां जबरदस्ती घुसे थे। तुम लोग भीख मांगकर आए हो। इसमें बड़ा फर्क है। मुझे भी लगता है कि ये पश्चिमी केंद्रित नज़रिया है और भटकाने वाला भी, क्योंकि तुम भी ये उतनी ही अच्छी तरह जानते हो जितना मैं, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। असल में दुनिया के 85% शरणार्थी पड़ोसी देशों में बसते हैं, जैसे कि मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में। वे यूरोप की ओर नहीं भागते। बिल्कुल नहीं, लेकिन यह 100% या 99.9% होना चाहिए। बाकी 15% को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पश्चिम में आकर ऐसा करने के बजाय किसी ऐसे देश में जाना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से आपके जैसा हो। इसे देखिए, तुर्की या फिलिस्तीनी मूल का आदमी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह फिलिस्तीनी है। इसे देखिए, 28 साल का डच नागरिक फिलिस्तीनी को आज नीदरलैंड्स के हेग शहर के सिटी हॉल में बम धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऐसा करने के बजाय, इन लोगों को अंदर आने देने के बजाय उन्हें सांस्कृतिक रूप से समान देश में बसाया जाए, किसी मुस्लिम देश में। यही हमें करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, उसने एक भी ठोस बात नहीं कही है। मुझे नहीं पता। अगर आप सोचते हैं कि मैंने उपनिवेशवाद के बारे में नहीं सुना है, तो आप बड़ी गलती करेंगे। नहीं, मैं भी वैसे भी। ये
और हम उपनिवेशवाद के बारे में कितनी देर तक बात करते रहेंगे? जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाता, मैं इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप चाहें। मुझे सिर्फ तथ्यों पर रहना है। क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर मैं कहूँ तो ऐसा मत सोचिए। क्या उपनिवेशवाद सिर्फ पश्चिम का था? इतिहास के बड़े साम्राज्यों में ऑटोमन साम्राज्य भी था। क्या तुर्की को भी पश्चिमी देशों की तरह इस मुद्दे से निपटना चाहिए? यही बात है, आपने उपनिवेशवाद का मुद्दा उठाया। आप पश्चिमी नज़रिए की बात कर रहे हैं कि उन्हें वही रहना चाहिए जहाँ वे मूल रूप से हैं। मैं कह रहा हूँ उन्हें वही रहना चाहिए या अपनी सेनाओं के साथ आना चाहिए। अगर आप अपनी सेनाओं से पश्चिम जीतते हैं तो ठीक है। अब तुम कह सकते हो जब तुम्हारे पास ताकत थी तो तुमने हमारी जमीन ली, अब हमारे पास ताकत है तो हम लेंगे। लेकिन तुम्हारे पास न सेना है न तकनीक। अब हमारे पास अंतरिक्ष, ड्रोन, रोबोट और एआई हैं। तुम्हारे पास अब कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर ये छुप छुप कर करने वाला तरीका क्यों अपनाना? इन लड़ने लायक उम्र के पुरुष को रबर की नावों में भेजना। दुर्भाग्य से हमारे पास वाकई बहुत बुरे, अयोग्य, बेकार, दयनीय नेता है जो ये सब होने दे रहे हैं। लेकिन आपके पास ऐसा करने की कोई ताकत नहीं है, तो इसमें कोई समानता नहीं है। ये भ्रामक समानता है। मुझे लगता है कि ये कहीं ज्यादा समझदारी होगी कि अगर उदाहरण के लिए सीरिया में बहुत बड़ा मानवीय संकट हो, तो आप ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि लोग उसी क्षेत्र में रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, ऐसा होता है। 5 मिलियन शरणार्थी लेबनान और जॉर्डन को देखिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। मैं जो आपको सुझाव दे रही हूँ वो असल में लेबनान में है। उस देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति सीरियाई शरणार्थी हैं। बिल्कुल। तो ये कहना कि वे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ गुमराह करना और बेईमानी है। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं धोखा नहीं दे रहा हूं और मैंने शुरू से ही कहा था कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ज्यादातर शरणार्थी उसी क्षेत्र में रहते हैं, और मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं कि मुझे लगता है कि यह बेहतर है कि लोग, उदाहरण के लिए जो सीरिया से भाग रहे हैं, वे सीरिया के आसपास के देशों में रहें ताकि वे अपने देश वापस लौट सकें, बजाय इसके कि उन्हें कहीं और भेज दिया जाए। वरना आपको उनसे यही देखने को मिलेगा। तो मुझे ये करना ही होगा। हाँ, जब तक मैं इसे देख रहा हूं, आपको इसे वीडियो में शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उन्हें सीरियाई संस्कृति से अलग संस्कृतियों में लाते हैं तो यह देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक सीरियाई प्रवासी ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना किए जाने के बाद गुस्से में एक AK-47 निकाल ली। 27 वर्षीय बशार ए को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। लो देखो, इसे देखो। वे आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कृपया मुझे अपने देश में रहने दो, मेरा देश सुरक्षित नहीं है। और जब वे यहाँ आते हैं, जब वे पश्चिम में आते हैं, तो यही कहते हैं। मैं इस्लामिक स्टेट में एक महिला हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मिस्र में बिताई है। मैं यहाँ 2 साल पहले ही आई हूँ। क्यों 2 साल पहले जगह क्यों बदली? अगर मिस्र इतना अच्छा था तो? सुनिए, सच में मेरी जिंदगी वहाँ यहाँ की जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो फिर चली जाओ। अनगिनत गुना बेहतर। तो फिर चली जाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मिस्र में बिताई है। वहाँ की मेरी जिंदगी यहाँ की जिंदगी से अनगिनत गुना बेहतर है। तो फिर वही वापस चली जाओ। वहाँ जिंदगी कहीं ज्यादा मजेदार है। वही वापस चली जाओ। मुझे वहाँ कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। हवाई जहाज में बैठ जाओ। कहीं ज्यादा सुरक्षित। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। मैंने कभी रात में बाहर निकलते वक्त पेपर स्प्रे रखने की जरूरत नहीं समझी। मिस्र में उनके पास मास ऑर्ड है, मास ऑर्ड। मिस्र जाओ। कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मिस्र लौट जाओ और वहाँ रात में टहला करो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जाएगा। मैं आमतौर पर उन महिलाओं का मजाक उड़ाता हूँ जो इस तरह बात करती है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मुझे यह बेहद कूल लग रहा है। वापस जाओ। हे भगवान, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मिस्र में काहिरा, अलेक्जेंड्रिया या किसी भी जगह पर आपको कभी असुरक्षित महसूस नहीं होगा। बकवास। क्या मेरे पास एक्सरे दृष्टि है? अगर कोई महिला पास से गुजरे, सिर्फ पश्चिमी नहीं, महिला पास से गुजरती है तो वे घूरते हैं। उनके पास दूरबीन जैसी एक्सरे सुपरमैन दृष्टि है। वे अपनी आंखों से आपको स्कैन करते हैं। जैसे अगर हमारा आदमी और ये महिला वहां से गुजर रहे हों तो मैं देख सकता हूं कि आप किस काले सिंगलेट की बात कर रहे हैं। वहां कोई काला सिंगलेट नहीं है। वे ऐसे ही होते हैं, उनकी नजर सीधी होती है। ये महिला कह रही है, मैं सुरक्षित हूं। अगर आप सुरक्षित होती तो ऐसा करती। पश्चिम पहले ऐसा ही था, ठीक है, पहले था नहीं, अब भी है। जैसे चलिए भूल जाते हैं, चलिए पश्चिमी मानदंडों को भूल जाते हैं, ठीक है। एक महिला सड़क पर आधे कपड़ों में चलती थी, कोई ध्यान नहीं देता था। वो दिन याद है? किसी बीच पर जाइए, सैकड़ों खूबसूरत महिलाएं बिकिनी में लेटी रहती हैं, कोई उन्हें देखता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही तीसरी दुनिया का कोई आता है,
हंगामा मच जाता है। मेरे पास चलाने के लिए एक वीडियो था, लेकिन वो खो गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ। वो भारतीय था। वो बस पानी के नीचे जाता था और ऑस्ट्रेलियाई लड़कियों, जवान ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को छूता था, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। मुझे लग रहा है कि लारा लोगन आपसे असहमत होंगी। अगर इस्लामी राज्य में लारा लोगन वो CNN पत्रकार थी जिन पर 2011 में तहरीर स्क्वायर मिस्र की क्रांति को कवर करते समय सामूहिक हमला हुआ था। मैंने वो वीडियो कुछ समय पहले ही चलाया था। ठीक है, मान लीजिए अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। एक महिला तय करती है कि वो चुप रहेगी। तो यही होता है ना? वे खुश नहीं हैं। डगलस मरे यही बात कह रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे इराक जाएं। उन्हें पड़ोसी देशों जाना चाहिए। भले ही वे मुस्लिम हो, वे उनसे नफरत करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम उस मुस्लिम को हराना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कमान कट्टर इस्लामवादी जिहादी एर्दोगान के हाथ में है। वह तुर्की को इस्लामी खिलाफत बनाने की कोशिश कर रहा है। डगलस मरे वही कह रहे हैं, लेकिन इस महिला को समझ नहीं आएगा। उपनिवेशवाद की वापसी स्पष्ट है। आप कह रही है कि वे वापस नहीं जाना चाहते। कौन सही दिमाग में ऐसा करेगा? मैं ये नहीं कह रही कि वे वापस नहीं जाना चाहते। उन्होंने कब ऐसा कहा? एक शरणार्थी से डर। अगर उनके पास वापस जाने का विकल्प हो तो वे जरूर वापस जाना चाहेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा। वे सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन लगता है आप एक और अहम तथ्य नहीं जानते, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम उस वीडियो क्लिप पर जाएं। लेकिन पश्चिमी देशों की नैतिक जिम्मेदारी क्या है, जिन्होंने क्षेत्र को अस्थिर किया, हस्तक्षेप और सैन्य कार्रवाई की, और अब भी हथियार बेच रहे हैं? उसका क्या? ठीक है। इसका जवाब मैं दूंगा। इराक की तबाही सब मानते हैं, पर सीरिया में सबसे अधिक हस्तक्षेप किसने किया? रुकिए। सीरिया में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किसने किया? वो अमेरिका नहीं था, वो ब्रिटेन नहीं था, ईरान और रूस। इनमें वो देश भी शामिल है जहां हम अभी हैं, और खाड़ी के आसपास के दूसरे देश भी। यहाँ सीरिया से पहले इराक था, फिर लीबिया था। हमारे इस इलाके के देश सीरियाई गृह युद्ध में मेरे देश से कहीं ज्यादा शामिल थे। क्या आप भी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या आप यहाँ और अधिक शरणार्थियों को लेना चाहेंगे? यहाँ कतर में क्या आप खाड़ी देशों में और अधिक शरणार्थियों को लेना चाहेंगे? किसी के पास इस बारे में कोई आलोचना नहीं है कि any sort of criticism, well- but we're talking. हम पश्चिमी और ब्रिटिश देशों व उपनिवेशों की बात कर रहे हैं। हम उन सरकारों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में आप ऐसा सुझाव देती हैं कि उन्हें छूट मिलनी चाहिए। सही है। अच्छा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। सीरिया में ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने कब ऐसा सुझाव दिया? मैंने कब ऐसा सुझाव दिया? मैं उस दूसरे मुद्दे पर आना चाहती हूँ जो आप उठाती हैं, और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। डगलस मरे, आप सुझाव देती हैं कि हमें शरणार्थियों के प्रति दया और नागरिकों के प्रति न्याय के बीच संतुलन बनाना चाहिए। चलिए जल्दी नजर डालते हैं। दया, उनके पास कोई भी प्रचार वीडियो चलाने की सुविधा है। मैं आपको यह दिखाता हूँ। इसे देखिए, ये उसी दया का नतीजा है। इन्हें हम डाइवर्सिटी बैरियर के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये जर्मन क्रिसमस मार्केट्स में से एक में लगाने की कोशिश है, और अब जर्मनी में इसके लिए भुगतान करना अनिवार्य है। सरकार इसके लिए भुगतान नहीं करेगी। आयोजकों को इन डाइवर्सिटी बैरियर के लिए भुगतान करना होता है, जिसे हर क्रिसमस मार्केट वहन नहीं कर पाती। इसी कारण क्रिसमस की संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही नतीजा है। उन प्रवासियों के प्रति दया से उनका यही मतलब है। उसी दया का ये परिणाम है। नहीं, अब और दया नहीं। मेरा कहना है कि निर्वासन में आपको और कठोर व बेरहम होना चाहिए। इसे देखो, सीरियाई मुस्लिम जर्मनी में क्रिसमस मार्केट्स पर अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए घुस पड़ रहे हैं। ये क्रिसमस मार्केट है, एक ईसाई आयोजन, लेकिन मुस्लिम वहां उकसाने आते हैं। उनका यहाँ क्या काम है? हमें कहा जाता है कि इन पर और दया दिखाओ। देखो, वह सीरियाई झंडा लहरा रहा है और लेकर चल रहा है। उन्हें सीरिया पसंद है, पर वहां नहीं रहना चाहते। ये लोग यही कर रहे हैं, और यह महिला डगलस मरे को गुमराह कर रही है। तुम्हें इन लोगों पर दया दिखानी चाहिए। नहीं, अब और दया नहीं जानू। थोड़ा सा समूहवादी होना। शरणार्थियों से जुड़ी इस घटना को देखो। प्रचार वीडियो। मैं तुम्हें दुनिया का सदस्य बनाता हूँ क्योंकि तुम पास हो। करीब 100 बच्चे और 100 महिलाएं और एक वीडियो। मेरे पास भी अपनी वीडियो है। हाँ, वो दिखा रही है कि यूरोप आने के लिए लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। इसे देखो। एक सीरियाई आदमी ने जर्मनी में 2 बच्चों को चाकू मार दिया। यही आदमी। कृपया मुझे अंदर आने दो। मेरा देश बमबारी का शिकार हो रहा है। मैं जीना चाहता हूँ। मेरी भी एक जिंदगी है। यही वो लोग करते हैं, यही वो करते हैं, यही उनका तरीका है। देखो इसे। एक और मामला।
सीरियाई लोग क्रिसमस मार्केट में। हे भगवान, यही है। मेरे पास कई वीडियो हैं। ये आदमी कौन है? मैं इसे नहीं जानता। ये एलेक्स है दोस्तों, ये एलेक्स है। ठीक है, मुझे ये पता नहीं था। माफ करना एलेक्स, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। ये एलेक्स है, एक 14 साल का यूरोपीय लड़का जिसे कल ऑस्ट्रिया में एक सीरियाई इस्लामिक आतंकवादी ने मार डाला। ये घटना 17 फरवरी 2025 को हुई थी। नमस्ते एलेक्स, मुझे माफ कर दो एलेक्स, मैं भी तुम्हें भूल गया था। नहीं, मैंने नहीं बुलाया, सच में नहीं बुलाया, मुझे माफ कर दो। हमें इन लोगों पर दया दिखानी चाहिए। उसे देखो। सीरियाई आतंकवादी ऑस्ट्रिया में यूरोपियों की चाकू मारकर हत्या के बाद गर्व से हंसता है। इस पुलिस अधिकारी को देखो जो बंदूक लिए है। ऐसी दया हमें दिखानी चाहिए। इसे देखो। एक और, पिछले क्रिसमस जर्मनी में सीरियाई इस्लामिक भीड़ ने एसेन क्रिसमस मार्केट में घुस आई और अल्लाहू अकबर चिल्लाया। जर्मनी अब यूरोप जैसा नहीं लगता। इसे देखो। हे भगवान, ये तुम नहीं और नहीं 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 नहीं। बस अगर मैं दुनिया या जर्मनी का नेता होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सबको पकड़ लेता, चाहे औरत हो या बच्चा, फर्क नहीं पड़ता। सबको वापस जाना होगा। अब सीरिया सुरक्षित है, वापस जाओ। वे झंडा लहरा रहे हैं, वे सीरियाई झंडा लहरा रहे हैं और सीरिया से प्यार करते हैं। यह उलझन है जिससे हमें निपटना है। नहीं, पता है, अब वह मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। देखो इन लोगों को, इसे देखो। ये महिलाएं हैं लेकिन फिर भी। ये विचार है कि इसमें दया, कर्तव्य और कानूनी जिम्मेदारी कहाँ आती है। हमें ये स्थापित करना है। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता हमारे नागरिक हैं। और फिर देखिए, हमने कोशिश की। हाँ, जर्मनी ने आधिकारिक रूप से 2 मिलियन लोगों को अपने यहाँ लिया। कुछ लोग ये संख्या 4 या 5 मिलियन लोगों के करीब बताते हैं। 4 या 5 मिलियन शरणार्थी। मैंने अभी आपको दिखाया कि वे क्या कर रहे हैं। हमें इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। मैं सुझाव देता हूं कि हम जिम्मेदारी स्थानांतरित करें। हर किसी की एक जिम्मेदारी है। जिस स्थिति में राज्य अभी खड़ा था, है ना, इसमें इस क्षेत्र के सभी राज्य शामिल होंगे। इसमें भाई देश भी शामिल होंगे। इसमें मुस्लिम उम्मत भी शामिल होगी। इसमें हर कोई शामिल होगा। सिर्फ इटालियन ही नहीं होंगे। अब इटालियन, वैसे मुझे बस इसे पूरा करने दीजिए। मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मुझे बस ये बताने दीजिए कि ये एक इटालियन मुद्दा है, लेकिन यूरोपीय देशों के विपरीत मुझे बस ये बात कहने दीजिए। यूरोपीय देशों के उलट मैं कहूंगी कि वे 1951 शरणार्थी संधि के पक्षकार नहीं हैं। क्योंकि इटालियन के बारे में मैं आसानी से जवाब दूंगा। आसानी से, लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने दूंगी। लेकिन इसका मतलब है कि वे देश जो हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसे वापस ले सकते हैं और शरणार्थी संधियों से बाहर निकल सकते हैं। मैं इसका समर्थक हूँ। ECHR से बाहर निकलो। यूके को ECHR से बाहर निकलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं पता कि हम, मुझे लगता है कि हम हस्ताक्षर करता है। मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है हम हैं, लेकिन हम बहुत चालाक हैं। ऑस्ट्रेलिया की नीति बहुत अच्छी रही है। हमारे यहाँ नावों से अवैध प्रवासी नहीं आए क्योंकि हमने इसे उनके लिए कम आकर्षक बना दिया। कभी कभी वे आते थे तो हम नावें वापस भेज देते थे। हम उन्हें इन जगहों पर रखते हैं। आप जानते हैं, हम उन्हें क्रिसमस आइलैंड पर रखते हैं जो मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से बाहर है। तो वे यहाँ नहीं आते, वे यूरोप चले जाते हैं। यूरोप पहुँचने पर वे यूके इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये सबसे फायदेमंद और आकर्षक गंतव्य है। यहाँ रहने की जगह, फ़ोन वाउचर मिलते हैं और कभी कभी ब्रिटिश लड़कियों और महिलाओं से शादी करने के बारे में भी सोच सकते हैं। माफ़ कीजिए, लेकिन यही सच्चाई है। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों पर ज्यादा दोष मढ़ा जाता है और ये मान लिया जाता है कि ज्यादा बोझ भी इन्हें ही उठाना पड़ेगा, बजाय उन देशों के जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। मैं कहता हूं, किसी को भी खुद को दोष मुक्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी इटली जाएं, और मुझे नहीं पता कि आप आखिरी बार कब वहां गए थे, लेकिन वहां हालात अच्छे नहीं हैं, ना ही वहां पहुंचने वाले प्रवासियों के लिए और ना ही इटली की आम जनता के लिए। आप इन लोगों को नहीं देखते। इसमें संसाधन नहीं लगाए जा रहे हैं। सच कहें तो ना तो नीतियां हैं और ना ही संसाधन उपलब्ध हैं। मैं इन्हें आते हुए देखता हूँ, उनकी कहानियां सुनता हूँ। आपको नहीं पता इटली की स्थानीय आबादी क्या कर रही है। मैंने नावें आते देखा है। स्थानीय लोग बहुत उदार और दयालु हैं। यूरोप की अधिकांश आबादी भी ऐसी ही है। आइए न सोचें कि यूरोपीय लोग बहुत कठोर दिल वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इटली में क्या हो रहा है यह भी दिखाता हूँ। मेरे पास इन वीडियो का एक बहुत बड़ा फोल्डर है जिसमें सैकड़ों वीडियो है, शायद वास्तव में 1000 से भी ज्यादा वीडियो है।
आइए आपको दिखाते हैं कि इटली में क्या हो रहा है। यह एक कूड़ा घर बन गया है। ये इटली है। आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद। इटली। बूम। शायद वो बैग भी चुराया है, क्योंकि वो उसके बिना ही भागेगा। वो भाग गया। चुराया हुआ बैग। इटली का यही हाल है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं आपको और दिखाता हूं। इटली, इटली। ये है इटली। ये गलत है। मुझे लगता है मुझे पता है ये जगह कहाँ है। हेलो कंपैशन, मर्सी, दया की जगह कहाँ है? दया की जगह यही है। ये वही है जो वो कह रही है। हमारे पास इतना वीडियो सबूत है कि आप हार को देख ही नहीं सकते। धन्यवाद। बूम। मुझे यहां आने देने के लिए धन्यवाद। अपने देश में मुझे शेर खा जाता, पर यहां मैं तुम्हें खाऊंगा। उनमें इतनी हिम्मत है कि वे सबसे उदार और सबसे कम नस्लवादी लोगों को भी गुमराह करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं, श्वेत यूरोपीय पश्चिमी लोग सबसे कम नस्लवादी होते हैं। शायद पूर्वी यूरोपीय थोड़े नस्लवादी हो, पर पश्चिमी यूरोपीय सबसे कम नस्लवादी है। भारतीय नस्लवादी है, मुसलमान नस्लवादी है। हर संस्कृति जिसने पश्चिमी लोगों के बराबर उदारवाद हासिल नहीं किया है, वे सभी पश्चिमी लोगों से ज्यादा नस्लवादी हैं। वे बड़ी समस्या को जल्दी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल। नमस्ते। हाँ, मैं मोहम्मद अबाहबाश जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा सवाल मिस्टर डगलस मरे से है। सवाल पूछने से पहले कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि जुमले नहीं, फिर भी बोलें कि विकासशील देश विकसित देशों में नहीं जा सकते। जानते हैं वो क्या है? विकासशील देश विकसित देशों में नहीं जा सकते, क्योंकि यूरोप छोटा है और अफ्रीका बड़ा। विकसित देश इसलिए विकसित है क्योंकि उनका मानव विकास सूचकांक तीसरी दुनिया या विकासशील देशों के लोगों से कहीं ज्यादा है, जैसा कि मैं इसे कहना पसंद करता हूं। अच्छा, क्यों? ये लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? वे पश्चिमी देशों में रहते हैं, पर उनका दिल अपने पुश्तैनी देश में ही धड़कता है। वे उस देश के प्रति वफादार नहीं है जिसमें वे रह रहे हैं। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर्पल हिल्स रिंग पहनने वाले वोकिस्तानी और उपयोगी बेवकूफ़ों से तुम्हें हिम्मत मिलती है, लेकिन वह विकासशील देशों के बारे में क्यों सोच रहा है? वह अपने पूर्वजों की संस्कृति के प्रति देश से ज्यादा वफादार है, इसलिए वह नहीं कर सकता। यह डगलस मरे की सीधी बात थी। मैंने इसे तुरंत समझ लिया। जब उसने कहा, मैंने नहीं सुना लेकिन समझ गया, उसने ऐसे जताया जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। चूंकि आपने वहां से होने वाले प्रवास की बात की, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हर साल विकसित देश विकासशील देशों को लगभग 300 अरब डॉलर की सहायता भेजते हैं, लेकिन विकासशील देश कर्ज चुकाने में खरबों डॉलर वापस भेजते हैं। ये पूरी तरह से झूठ है। कर्ज चुकाने में खरबों डॉलर नहीं जाते। उनके नेता, उनके भ्रष्ट नेता अरबों डॉलर निकाल लेते हैं जब वे सत्ता में होते हैं, और फिर वे उस पैसे को बाहर भेजकर उसे सफेद करते हैं। तो शायद तुम्हारे देश भी उठ खड़े हों। मुझे पता है पाकिस्तान के कुछ भ्रष्ट नेता अपना पैसा यूरोप, लंदन में रखते हैं। वे इतने कानूनी झंझटों से गुजरते हैं कि पैसे को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। मैं लंदन की भ्रष्ट वित्तीय प्रणाली का बचाव नहीं कर रहा, क्योंकि रूसी ओलिगार्क्स भी अपना पैसा वहीं लगा रहे थे। अमेरिका यूके से इसे काबू में करने को कहता रहा, लेकिन ठीक है, अगर आप तय नहीं कर सकते कि देश का निर्माण कौन करेगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। पश्चिम को दोष न दे। आपकी सड़कों में गड्ढे हैं, आपके नेता कट्टरपंथी, भ्रष्ट या क्रूर है, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है। उठिए और बदलाव लाइए। ऐसा कीजिए। हर कोई दूसरों को दोष देगा, लेकिन खुद को आईने में देखिए। विकसित दुनिया अब ये आंकड़ा बकवास है। हाँ, खरबों का दावा बकवास है। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्य कारण यही है कि पैसा और संपत्ति विकासशील देशों से विकसित देशों में जा रही है, जैसा लेमोंट हिल ने कहा? क्या आपको नहीं लगता कि लोग इसी वजह से पश्चिमी देशों, विकसित देशों की ओर जा रहे हैं? उससे पहले डगलस के जवाब देने से पहले मैं कहता हूं कि अपने देशों को बेहतर बनाओ। मैं खुद एक प्रवासी होने के नाते ये कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं गया था तो मैं भी इसी वजह से गया था। मैं बस अच्छी जिंदगी चाहता था। आप जानते हैं, मैं वो जिंदगी पाकिस्तान में नहीं जी सका था। घटिया सी जगह। मुझे हमेशा पता था कि वो एक घटिया सी जगह है। गंदी सड़कें, पिछड़े लोग, कोई आज़ादी नहीं। मैं दिल से एक वेस्टर्नर था।
भले ही उस समय मैं मुस्लिम था, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन इसी वजह से मैंने सांस्कृतिक रूप से मैं सच में बहुत जल्दी एक ऑस्ट्रेलियाई बन गया। मुझे ये संस्कृति और आज़ाद समाज पसंद है, इन लोगों को नहीं। बिल्कुल ठीक है। इनमें से बहुत से लोग आर्थिक प्रवासी हैं, लेकिन जब ये यहाँ आते हैं तो ये सिर्फ यही नहीं करते, ये सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हैं, वे अपनी सांस्कृतिक परंपराएं भी ला रहे हैं जो पश्चिम नहीं चाहता। आर्थिक रूप से भी हम उन्हें वहन नहीं कर सकते। यूरोप बहुत छोटा है, अफ्रीका और मध्य पूर्व बहुत बड़े हैं। आप सभी का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए घर पर ही रहें। घर पर ही रहें। देखिए, हमें ऐसा करना चाहिए। इसका मकसद मेरे पास हमेशा रहा है और शायद आप भी समझते हैं। आव्रजन का मकसद ऐसे लोगों को लाना है जो आपकी संस्कृति और देश को फायदा पहुंचाएं। यही इसका उद्देश्य रहा है। अमेरिका पहले बेहतरीन और होशियार लोगों को आकर्षित करता था, यह कभी दान नहीं था। यह कभी दान नहीं होना चाहिए, न ही ऐसे अनपढ़ लोगों को लाने के लिए जो शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं और अमीर कल्याणकारी समाजों पर पलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्हें बाहर निकालो, वापस भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो डगलस का जवाब देखते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं कि कुछ आसान जवाब होते हैं, और अगर बस इतना ही होता कि आप, मुझे नहीं पता, कर्ज चुकाने में चूक कर दें या कुछ और करें और पूरी प्रवासन समस्या हल हो जाए तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सच है। आप सोचते हैं कि अगर उदाहरण के लिए सभी अफ्रीकी देश कर्ज चुकाने में चूक कर दें तो वे तेजी से बढ़ती फलती फूलती समाज बन जाएंगे। उप सहारा अफ्रीका में समस्या सिर्फ अविश्वसनीय लालच और एक के बाद एक राजनेताओं द्वारा की गई चोरी ही नहीं है। आप सोचते हैं कि कर्ज माफ कर देने और लेन देन में ईमानदारी लाने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन असल में समस्याएं इससे कहीं गहरी हैं। वे इतनी आसान समस्या नहीं कि उनका हल सीधा हो। अगर मैं पिछली 2 टिप्पणियों में कुछ जोड़ दूं, स्वर्गीय प्रतिष्ठित राजनयिक डैनियल पैट्रिक मोयनिहान ने एक शानदार नियम बनाया था। इसे मोयनिहान का नियम कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि मानवाधिकार उल्लंघन के दावे उतने ही होते हैं जितना वास्तव में उल्लंघन होता है। यानी आप इनके बारे में उन्हीं सबसे स्वतंत्र देशों में सुनते हैं। इससे लग सकता है कि वही देश मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम अपने नेताओं के बारे में बात करते हैं और जिनके बारे में सब कुछ ठीक है। हम ट्रंप प्रशासन के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोकतंत्रों के बारे में बात कर सकते हैं और जो चाहे कह सकते हैं, हम सब आलोचनाएं कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर ब्रीफली, आप उनके लिए क्या करेंगे? आप ईरान के मुल्लाओं के बारे में क्या करने वाले हैं? आप सऊदी अरब में साउद परिवार के बारे में क्या करने वाले हैं? देखिए, आखिर में हमारे पास यही स्थिति रह जाती है जहां मिस्टर ट्रंप, हम सब ऐसा कर सकते हैं। फिर से आप काफी चयनात्मक हो रहे हैं, है ना? आप उन लोगों के लिए क्या करेंगे जिनके लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या आप उन्हें नजरअंदाज या छोड़ देंगे, या सिर्फ डेमोक्रेट्स पर हमला करने में मजा लेंगे? मुझे आपको टोकना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मेरी माँ के प्रवासी अनुभव के बारे में बात करने जा रही हूँ, और मैं उस बात को भी छूना चाहूंगी जो पार्क हिल ने कही थी कि शिक्षा की ताकत और लोगों को ये बताना कि शरणार्थी आर्थिक विकास के ताने बाने में कैसे फिट होते हैं। मैं संदेह करती हूँ, क्योंकि जब मेरी माँ और उनके माता पिता यूके पहुंचे थे तब भी लोग उन्हें गंदे पाकी कहते थे, और हम वही रहे। हे भगवान, मैं इन लोगों से तंग आ गया हूँ। शायद आप गंदेब जैसे कपड़े नहीं पहनते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बावजूद उन्हें नागरिक नहीं माना जाता था क्योंकि वो ब्राउन थीं। सही है? बिल्कुल बकवास। ये तुम्हारी असुरक्षाएं हैं जो बाहर आ रही है। मैं एक ब्राउन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है? मुझे देखो, मुझे बात को और आगे बढ़ाने दो। मुझे देखो, मैं हैरिस सुल्तान हूँ, 42 साल का। 19 की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आया था और उस फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहूँगा। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत नस्लवादी देश है। ऐसा नहीं है। मुझे कभी भी नस्लीय रूप से अपमानित नहीं किया गया। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। क्रिकेट मैदान पर हमारे बीच कुछ मजाकिया बातें हुई जो शायद नस्लवादी लग सकती है, लेकिन वो ठीक था। बस गर्मा गर्म बातचीत थी। काम की जगह या बाहर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं इधर उधर घूमकर ये नहीं कहता कि मैं एक गर्वित ब्राउन आदमी हूँ। मैं एक गर्वित पाकिस्तानी और मुसलमान हूँ। भाई, तुम्हें किस बात का गर्व है? जिन चीज़ों का जिक्र किया उनमें तुम्हारा योगदान नहीं है। तुम एक मुस्लिम देश में पैदा हुए, तुम एक मुस्लिम समाज में पैदा हुए, तुम पाकिस्तान में पैदा हुए और तुम ब्राउन पैदा हुए। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें किस बात का इतना गर्व है? और अब इसे पलट कर देखो।
अगर मैं गोरा ईसाई ऑस्ट्रेलियाई होता तो मुझे गर्व जताने की इजाज़त नहीं मिलती। मैं गर्वित ईसाई हूँ और ईसाई फिर से जगह बना रहे हैं, जो अच्छा है। मैं एक गर्वित गोरा आदमी हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते, जबकि हर किसी को काला, भूरा, एशियाई, मुस्लिम जो भी हो होने पर गर्व करने की इजाज़त है। अगर तुम गोरे होने पर गर्व करते हो तो ऐसे लोगों की दुख भरी कहानियों के लिए मुझे कोई अफसोस या सहानुभूति नहीं होती। उसे गंदी सुअर कहा जाता था। भाग जाओ। अगर हालात इतने खराब होते तो ये लोग लौट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान लो, बस एक पल सोचो, किसी ने कभी उसे कहा हो तुम गंदी सुअर हो या ब्रिटिश नहीं हो। अगर किसी ने ऐसा कहा भी हो तो भी वो सब कुछ उन फायदों के सामने कुछ भी नहीं है जो उसे मिल रहे थे। इसी वजह से वो नहीं गई। अगर 99 अच्छे और एक बुरा वाकया हो तो बात साफ है। आपका यूके जाना आपके लिए कुल मिलाकर फायदेमंद रहा। यही वजह है कि अगर हालात यहूदी लोगों के लिए 30 के दशक में यूरोप में जैसे असहनीय हो गए थे तो उन्होंने वहां से जाना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। अगर हालात खराब हो जाते हैं तो लोग चले जाते हैं। अगर लोग नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके लिए सब ठीक है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, हालात उतने बुरे नहीं थे जितना बताया जाता है। तो हम किस हद तक ये विचार बेच सकते हैं कि एक शरणार्थी के रूप में लोगों को आपको इंसान समझने के लिए पढ़ा लिखा होना या एक्स, वाई और जेड मानदंडों पर खरा उतरना जरूरी है? मूल समस्या एकीकरण की है। ये बकवास उतार दो, इसे उतार दो। शायद हम इसे बर्दाश्त कर ले। तुम यही पैदा हुए, बड़े हुए और तुम्हारी अंग्रेजी में ब्रिटिश लहजा है। तुम कोई काम भी कर सकते हो। हम सीख सकते हैं। शायद हम इसे बर्दाश्त कर लेंगे। स्पष्ट है, हम किसी अश्वेत या बुर्का पहनने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसे सह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कोशिश कमजोर है क्योंकि तुम घुल मिल नहीं रहे। बहुसांस्कृतिकता को पश्चिमी लोगों को इस तरह बेचा गया था कि उनके भविष्य के देश एक मिलीजुली संस्कृति वाले समाज की तरह होंगे। ये एक मिलीजुला समाज बनेगा। दूसरे लोग आकर अपनी पहचान खो देंगे। इसी कारण लोगों ने बहुसांस्कृतिकता अपनाई, पर वे खुद को नए देश के नागरिक के रूप में नहीं देख पाए। हाँ, कुछ सांस्कृतिक तत्व बनाए रखे, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। तो जानते हो क्या, लोगों को एक खराब सौदा दिया गया था, तो अब वे बस अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। पैसे वापसी की गारंटी। इनकी समस्या है कि ये आपको इंसान नहीं मानते, आप उनके मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। ताकि वे आपको इंसान समझें। लोगों को इंसान की तरह कैसे देखा जाए? हम लोगों को इंसान की तरह कैसे देखे? ये महिला पहली पीढ़ी की ब्रिटिश है। इन्हें नजरअंदाज करे। ये अच्छा काम नहीं कर रही। मैं दिखाता हूँ इंसान समझे जाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। इसे देखे, ये कनाडा में एक भारतीय है। हम नदी में साबुन नहीं डालते क्योंकि वहाँ सैल्मन और कई मछलियाँ हैं। यह अच्छा है, लेकिन ऐसा न करें। हाँ नहीं, ये एक सुरक्षा परत है। तो ऐसा मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें जल्दी से दिखाता हूँ। ऐसा करो, यह एक ब्रिटिश पार्क है। ऐसा मत करो। ऐसा मत करो अगर चाहते हो कि तुम्हें इंसान समझा जाए। ठीक है, मैं और चीजें दिखाता हूँ। वीडियो। ऐसा मत करो। अरे भगवान 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 है। क्या वह उसकी विंडस्क्रीन को चूम रहा था? जाहिर है इस वक्त वह अपनी कल्पना से भी ज्यादा उत्तेजित है। और क्या तुम्हें और क्या चाहिए? यही है अगर तुम इंसान समझे जाना चाहते हो। ये पेरिस है दोस्तों। कोई सहारा के दक्षिण का अफ्रीकी देश नहीं है। ये पेरिस है। तुम्हें अमानवीय व्यवहार का शिकार न बनने के लिए क्या करना चाहिए? देखा, ये बेशरम लोग। दोस्तों, आपको ये बकवास सहने की जरूरत नहीं है। डट कर बहकावे में आने से इनकार करें और कहें, अब तुम हमें गैसलाइट नहीं कर सकते, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैं आजकल बहुत सी चीजों को लेकर ऐसा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कहानी क्या है? तुम लोग एक दूसरे को मार रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये मेरा मामला नहीं है। अमेरिका ने बम गिराए, क्या तुम ठीक हो? घर जाओ। लेकिन नहीं, वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हें भ्रमित करेंगे। ये तुम्हारी गलती है। और इसी के साथ अब मैं आपकी ओर रुख करती हूँ डगलस मरे, क्योंकि आपकी बहुत सी दलीलें डगलस हम बनाम वे वाली सोच पर टिकी लगती हैं। ये बात कि हमारे अपने मूल्य हैं, हमारी अपनी ब्रिटिश पहचान है। हम सड़कों के किनारे जानवरों को नहीं काटते, जैसा आपने अभी पेरिस में देखा। रोमांस का शहर अब बलात्कार और गंदगी का शहर बन गया है। चुने और वे हमारे तटों पर अपने मूल्य, अपनी परंपराएं लेकर आएंगे।
आप ऐसा सुझाव देती हुई लगती हैं कि वे आपके देशों में कमतर मूल्यों के साथ आते हैं। हाँ, हाँ, वह यही कह रही है, आप जानते हैं, जैसे उसने कहा। हाँ, मैंने कहा है, मुझे कोई पछतावा नहीं, डगलस मरे मुझसे ज्यादा नर्म है। हाँ, ये लोग पुराने ढर्रे की संस्कृतियों से आ रहे हैं। मुझे आदिम शब्द का इस्तेमाल करना पसंद है। वे आदिम संस्कृतियों से आ रहे हैं, अपनी आदिम सोच और मूल्य लेकर आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाए। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये लोग सभ्य संस्कृति के साथ आए हैं। बिल्कुल नहीं लगता। मैं और दिखाता हूँ। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये इतना शानदार होगा। देखिए, बूम! वो आदमी हर कार को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना रहा है। बूम! मुझे बुरा लग रहा है, हंसना नहीं चाहिए था। उसने अपना पेड़ का ठूंठ खो दिया। बूम! सोचो, आप अपनी कार एक उच्च विश्वास वाले समाज में पार्क करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वहां आदिम संस्कृतियों के लोगों को भी अंदर आने दिया गया है। इसे देखो, प्रवासी। एक डच ट्रेन में कोई भी गोरा व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता। मैंने अपनी जिंदगी में काफी गोरे लोगों को देखा है। अराजकता। ये डच ट्रेन का दृश्य है। वो कह रही है जैसे वे नस्लीय बहस कर रहे हो। मैं सांस्कृतिक तर्क देने जा रहा हूं। देखो, ये गोरे लोग भाग रहे हैं और सोच रहे हैं, हे भगवान, क्या हो रहा है। बेचारे गोरे लोग। अगर मैं गोरा होता तो मैं भी नस्लवादी होता। मुझे लगता है मैं बन ही जाता, वह आसान होता। हाँ, इससे देखो, ये क्या है? और इतना ही नहीं, मुझे उम्मीद है तुम ये वीडियो लगातार देखोगे। देखो, ये संडरलैंड है और इस साल 23 अप्रैल की बात है। शायद ये कुछ ज्यादा है, माफ कीजिए, शायद ये बहुत ज्यादा हिंसक है। पागलपन वाली चीजें हैं। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो डगलस मरे को साउंड बाइट के लिए गैसलाइट कर रही है। मैं तो उसे तुरंत दे देता। हाँ, वे आदिम, पिछड़ी, तीसरी दुनिया की मध्ययुगीन संस्कृतियों से हैं और मुझे नहीं लगता कि वे सभ्य, उच्च विश्वास वाले समाज में फिट होते हैं। इस कहानी में हर्षा को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि संस्कृतियां ऐसे ही विकसित होती है, समाज ऐसे ही विकसित होते हैं। आप पश्चिमी समाज अपने भले के लिए बहुत अच्छे और दयालु बन गए और मैंने आपको इसके परिणाम दिखाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा कहा है, और ये दूसरी बार है जब आपने कोशिश की है। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था, डगलस। मेरे मुंह में बातें मत डालिए। तो जब आप अलग अलग मूल्यों की बात करते हैं, देखिए, सबसे पहले मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि चुनौतियां हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनौतियां हैं, और चलिए इस बारे में ईमानदार रहते हैं। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, मैं पिछले हफ्ते एक खाड़ी क्षेत्र में था, तो मैं अपने घर लंदन शहर में जितनी बुरकाएं देखता हूं, उतनी मैंने हाल के दिनों में खाड़ी में नहीं देखी, खासकर यहाँ दोहा में। अब मैं नहीं कह सकता कि लंदन में और बुर्काएं देखकर मुझे खुशी होती है। क्या मुझे उन लोगों के प्रति कोई नफरत महसूस होती है जो बुर्का पहनते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इससे मुझे कोई खुशी होती है। और निश्चित रूप से ऐसे समय आते हैं जब मैं सोचता हूं, आप जानते हैं, इस इलाके में बुर्कों की कितनी मौजूदगी बाकी लोगों को स्वीकार्य लगेगी। लेकिन क्या ये सिर्फ बुर्के की बात है? आप दूसरों से तो नहीं पूछते कि उन्हें शराब पीते लोगों से फर्क पड़ता है या नहीं? या आप उनके देश में आ रहे हैं? क्या आप उसकी बात को सही साबित कर रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि आप विदेशी देश जाकर कह रहे हैं, देखो, हम इससे खुश नहीं हैं, तुम्हारी राय मायने नहीं रखती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जब आप यूके जाते हैं और वहां लोगों को शराब पीते देखते हैं, वहां की पब संस्कृति है। आपको पता है, ये बात वहां तक नहीं जानी चाहिए थी, और अब आप यहां आकर शिकायत कर रहे हैं कि हमें आपके शराब पीने से दिक्कत है। मेरे पास आपके लिए जवाब है, दफा हो जाओ। डेपॉल, क्या बेवकूफ़ी भरी दलील है। मुझे लगता है डगलस मरे को और तीखा बोलना चाहिए। मैं भी यही कहता। क्या? खैर, हम कर सकते हैं, हम फिर से वही बात बना सकते हैं। यह बहुत ही पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण है। पश्चिम में लोगों का अपना एक नजरिया होगा। मुझे कहना पड़ेगा, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी ब्रिटिश व्यक्ति को ये मनवा लेंगे कि हमें अपने देश में आने वाले लोगों की वजह से शराब पीना बंद कर देना चाहिए, तो आप गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है, ऐसा होने वाला नहीं है। क्या होने वाला है? मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। क्या ये परंपराएं उनकी परंपराओं से मेल खाती हैं? नहीं, मेल नहीं खाती। हाँ, तुम वहां नहीं जा रहे, बल्कि उनके देश में आ रहे हो। हे भगवान! जैसा कि मैंने कहा था, इससे पहले कि हम इतने टकराव वाले हो जाएं, जो कि तुमने शुरू से ही किया, मैंने कहा था कि यहाँ समस्या ये है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से टकरा रही हैं, और ऐसी स्थिति में तुम्हें तय करना होता है कि कौन सी चीजें तुम छोड़ने के लिए तैयार हो, किन चीजों पर समझौता करने के लिए तैयार हो और किन पर नहीं।
तुम ब्रिटिश लोगों को अपनी संस्कृति में बड़ा बदलाव करने के लिए मनाने नहीं जा रहे हो। लेकिन मुझे बस एक बात कहने दो। हर समाज में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते। कतर में भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी होगा। हर कोई ऐसा करता है। तो कृपया इसे किसी तरह का पक्षपाती यूरोपीय मुद्दा मत बनाओ। तुम्हारे कौन से मूल्य, तुम्हें अपने कौन से मूल्यों को खोने का सबसे ज्यादा डर है? कि वही वे मूल्य हैं जिन्हें खोने का हमें सबसे ज्यादा डर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें ईसाई धर्म की आलोचना करने की अनुमति है, लेकिन हमें इस्लाम की आलोचना करने की अनुमति नहीं है, खासकर जब इस्लाम हम पर थोपा जा रहा हो। लगभग रोज, चाहे वह ग्रूमिंग गैंग्स हों या रेप गैंग्स, लोग लाउड स्पीकरों पर अल्लाहु अकबर की आवाज़ें तेज कर रहे हैं, या लोग सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, या महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनकर हर जगह सार्वजनिक जीवन में विशेष अधिकारों की मांग कर रही हैं। तो जब कोई अपनी धार्मिकता को उस स्तर पर दिखाता है और शराब पीने, पार्टी करने या ऐसी चीज़ों से नाराज़ हो जाता है, तो हमें कम से कम उसकी आलोचना करने का अधिकार तो है। लेकिन आप लोग हमें वो भी नहीं करने देते। आपने चार्ली हेब्दो, डेनिश कार्टून, आतंकवादी हमले, लंदन चाकू हमला, ली रिग्बी हत्या जैसी कई घटनाएं की। ऐसी घटनाओं की सूची बहुत लंबी है। तो हाँ, यही वजह है कि मैंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वह सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है जो सिर्फ पश्चिमी सभ्यता में मिलता है। मैंने पहले भी यह बात कही है। आपके पास गगनचुंबी इमारतें हैं, यूएई में मुफ्त में पैसा बह रहा है, कोई इनकम टैक्स नहीं है, मुफ्त और सस्ती ऊर्जा है। चीन, सऊदी अरब, यहाँ तक कि रूस में भी आपके पास गगनचुंबी इमारतें हैं। लेकिन आपके और उन देशों के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे खो नहीं सकते। यही वजह है कि हम इसे खो नहीं सकते। जब लोग कुरान की एक प्रति जलाते हैं तो आपको बुरा लग सकता है, पर इसका एक अहम उद्देश्य है। हाँ, यह एक मूल्य है, धर्म की आलोचना करना। अगर हो सके तो सीधे जवाब दें, आप अपने किस मूल्य को खोने से सबसे ज्यादा डरते हैं? खो देने से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आने से आपके कौन से मूल्य सबसे ज्यादा खतरे में हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये पहला है। क्या आपको लगता है कि ये कोई समस्या नहीं है? मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि ये कोई समस्या नहीं है? हाँ, नहीं। आइए इस पर गौर करें और स्कूल के बारे में जानें। डगलस मरे। मैं इस पर बात करना चाहूंगा। इस पर हंसना बहुत आसान है। वे इस पर हंसते हैं क्योंकि उनके समाज में बर्बर लोग कमजोर हैं। वहाँ कुछ कहो तो सिर कलम कर देते हैं। अपने तीसरी दुनिया के बर्बर देशों में रहो। पश्चिम में मत आओ और उन बातों को मत बदलो जिन्होंने पश्चिम को मानव जाति को ज्ञात सबसे महान सभ्यता बनाया, जिससे उसने तुम्हारे देशों पर भी विजय पाई। जब तक ये आपके जानने वालों के साथ ना हो, दोस्तों को अखबार दफ्तर में गोली मारना मजाक लग सकता है। क्या इसमें बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है डगलस? क्या आपको लगता है कि इस्लाम या किसी अलग चीज से डरना सही है? नहीं। और नहीं, असल में इस्लाम के खतरे को कम करके बताया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, असल में इस्लामवाद से जो खतरा है उसे बहुत कम करके बताया जा रहा है। मैं जिस समाज से हूँ वो दुनिया के सबसे विविध और बहुलतावादी समाजों में है। बहुत ज्यादा बहुलतावादी। ब्रिटेन में जितनी विविध पृष्ठभूमि, जाति और भाषा के लोग हैं, उतनी दुनिया में कहीं नहीं। और यही कारण है, अगर मैं फिर से आपके तर्क का विरोध करूं कि ये व्यवस्थाएं पक्षपाती या अतिथि अप्रिय हैं। वैसे खाड़ी देशों के बारे में यह जाना जाता है कि वे अपने कानूनों को विदेशी लोगों पर लागू करते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप कतर में जाकर शराब पीते हैं तो वे आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको देश से निकाल देंगे, यहाँ तक कि जेल में आपको यातना भी दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो कानून के खिलाफ है, और सच कहूँ तो मैंने वास्तव में इसकी सराहना करना सीख लिया है। ठीक है, मुझे उनकी सांस्कृतिक मूल्य, उनके नियम, उनके कानून पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। हालांकि मुझे दुबई की याद आती है, फिर भी मैं इससे बुरी तरह प्रभावित नहीं होऊंगा। अगर मैं कभी फिर से वहां नहीं गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मुझे दुबई की याद आती है, लेकिन मैं वास्तव में उनकी सराहना करता हूं कि वे अपने कानून लागू करते हैं। तो यही वजह है कि जब ये सीरियाई, लीबियाई, मिस्री, पाकिस्तानी, बंगाली लोग यूएई जाते हैं तो वे वहां वैसे बर्ताव नहीं करते जैसे लंदन की सड़कों पर करते हैं। क्यों? तो इस औरत को चुप रहना चाहिए और कहना चाहिए, हम बस कह रहे हैं कि आप अपने मूल्यों और कानूनों के प्रति वफादार हैं। हम यही आग्रह पश्चिमी देशों से भी कर रहे हैं। समाज
इस स्तर पर मौजूद सबूत ये बताते हैं कि ब्रिटेन ऐसा नहीं कर रहा है। उदाहरण के लिए आपको ये मौका देना कि आप अपने नजरिए से हमें बताएं कि आपको क्या चीज खतरनाक लगती है और क्या नहीं। मैंने तुम्हें बताया था। मैं सुझाव दूंगी। अगर इजाजत दें तो मैं विस्तार से जवाब दूंगा। मेरा सुझाव होगा कि अगर हमें इस पर किसी तरह की साझा समझ बनानी है तो हम इस बात पर सहमत हों कि उदाहरण के लिए जहां कुछ लोग ये दिखावा करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि यहां आने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी है, वे पूरी तरह पागल हैं। ठीक है, हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा चिंताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मुझे बताने दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 2015 में हमारे पास यह स्थिति थी जब कुछ अधिकारियों ने कहा था कि जर्मनी में आने वाले 15 लाख लोगों में से किसी के भी नामों पर आकर हिंसक होने की संभावना पूरी तरह से, आप जानते हैं, जेनोफोबिक कल्पना है। और हर कोई हंस रहा था जब तक लोगों ने बम फोड़ना शुरू नहीं कर दिया, जब तक कि जर्मनी के अंसबाख में एक वाइन बार के बाहर आत्मघाती बम धमाका नहीं हो गया। और फिर ये सब इतना मजाकिया नहीं रह गया। मैं बस कह रहा हूं कि ज्यादातर आने वाले लोग हिंसक होंगे, कहना हास्यास्पद है। आप भी इससे सहमत हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी मत कहिए कि जो लोग हो रही घटनाओं को लेकर गंभीर और ईमानदार चिंता रखते हैं वो हास्यास्पद हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी कभी हिंसक नहीं होगा। मेरा मतलब है यह संतुलित बयान है, लेकिन डगलस मरे, हमारे पास अब अपार मात्रा में डेटा है जो ये साबित कर रहा है कि लगभग हर देश से आने वाले इन तीसरी दुनिया से आए प्रवासी आंकड़ों में अपने अनुपात से कहीं ज्यादा दिख रहे हैं। मैं ये वीडियो डेनमार्क के इस आंकड़े के साथ समाप्त करूंगा। माफ कीजिए, इन प्रति 10,000 के यौन अपराधों से शुरू करने दीजिए। माफ कीजिए, यह ब्रिटेन है। अफगानिस्तान सबसे ऊपर है, यूके सबसे नीचे है। तो अगर यूके का आदमी एक मानक है, क्योंकि वही होना चाहिए, मानक आपकी मूल आबादी की अपराध दर होनी चाहिए। तो अगर आप देखें, अगर हर 10,000 में एक व्यक्ति है, यूके वही है। ये 59 है। हर 10,000 में 59 अफगान यौन अपराध करते हैं। देखिए, ये औसत ब्रिटिश व्यक्ति से करीब 60 गुना ज्यादा है। औसत ब्रिटिश में ब्रिटिश इंडियन और अन्य सब शामिल है। यही बात है। जर्मनी को देखिए, ठीक है, जर्मनी को देखिए। गैंगरेप में शामिल लोगों में बनाम कुल आबादी के लिए सिर्फ 12। जर्मनी की 88% आबादी जर्मन है। मुझे नहीं पता इसमें जातीय जर्मन या जर्मन तुर्क भी आते हैं या नहीं, फिर भी वे सिर्फ 33% के लिए जिम्मेदार है। देखिए, 12%, 67%। सिर्फ 12% विदेशी जर्मनी में 67% गैंग रेप्स के लिए जिम्मेदार है। जब आप और गहराई से देखें तो स्थिति और भी डरावनी है। देखिए, माफ कीजिए, यह वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन अब मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूं। जब आप इसे और गहराई से देखते हैं तो उसमें से अफगान और अफ्रीकी 1% से भी कम है, फिर भी वे 34% के लिए जिम्मेदार हैं। तो विदेशियों के बीच भी यह बात पूरी तरह समझ में आती है। विदेशी संस्कृतियां समान नहीं होती, कुछ अधिक आक्रामक होती हैं। यही हो रहा है। कई आंकड़े हैं और मेरा मानना है कि ये झूठ नहीं बोलते। हमारे पास मौजूद सबूत अब नकारे नहीं जा सकते। डगलस मरे ने ऐसा किया था। 4-5 महीने पहले होता तो मैं इससे भी ज्यादा कठोर होता, काफी ज्यादा कठोर। और मैं चाहता हूं कि आप भी, जैसे डगलस वहां साफ तौर पर शिष्टाचार दिखा रहे हैं, मेरे जैसा बनो। नहीं, माफ कीजिए, जानते हैं क्या? ठीक है, क्या अमेरिका ने आप पर बम गिराया था? ठीक है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, दफा हो जाओ।